सो हेलो एवरीवन, बहुत दिन के बाद स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है रॉबिन्सन नाम के एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी पूरी जिंदगी समुंदर की गहराइयों में काम करते हुए गुजारी थी। लेकिन इतने सालों की मेहनत के बाद भी उसकी अपनी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची थी। एक दिन रॉबिन्सन को कंपनी से बुलावा आता है। उसे लगता है कि शायद कोई नया मिशन मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस पहुंचता है उसे पता चलता है कि कंपनी अब उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहती। उसी दिन उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। यह सुनकर रॉबिन्सन पूरी तरह टूट जाता है। जिस कंपनी के लिए उसने सालों तक पूरी ईमानदारी से काम किया, उसी कंपनी ने एक पल में उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। रॉबिन्सन बिना कुछ बोले अपना सामान उठाता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। एक ही पल में उसकी नौकरी चली गई थी। ऊपर से उसकी निजी जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही थी। परिवार उससे दूर हो चुका था। अब उसे लगने लगा था कि इतने सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद भी वह जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह गया है। कर्स्टन इसके बाद रॉबिन्सन की मुलाकात एक ऐसे इन्वेस्टर से करवाता है जो इस मिशन में पैसा लगाने के लिए तैयार था। वह खुद समुद्र की गहराइयों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे इस खजाने पर पूरा भरोसा था। वह रॉबिन्सन के सामने एक साफ शर्त रखता है, अगर यह मिशन सफल रहा और सोना मिल गया तो पूरे खजाने का 40% हिस्सा उसकी कंपनी का होगा। बाकी 60% हिस्सा मिशन पर जाने वाले सभी लोगों के बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। लेकिन वह यह जानता था कि समुद्र की गहराइयों में छिपे इस खजाने तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिर भी रॉबिन्सन बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए हाँ कर देता है। अब सबसे बड़ा काम था इस मिशन के लिए एक भरोसेमंद टीम तैयार करना। रॉबिन्सन अपने पुराने दोस्तों को फोन करता है और बताता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि यह मिशन आम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए रॉबिन्सन अपने पुराने साथियों से मिलकर अपना प्लान डिस्कस करने लगता है। रॉबिन्सन टीम बनाने के लिए अपने दोस्त लेविस की मदद ले रहा था। तभी उसका एक पुराना साथी वहां आकर बैठता है और बिना किसी हिचकिचाहट के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि चाहे जो भी हो, वह आखिरी तक रॉबिन्सन का साथ नहीं छोड़ेगा। रॉबिन्सन मिशन की तैयारी पूरी करके वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड्ढी दहके पर पड़ती है जिसका नाम टोबिन था। वह लड़का पूछता है कि क्या तुम रॉबिन्सन हो? रॉबिन्सन सर ऊपर करके हाँ करता है। लड़का थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताता है कि मार्क कर्स्टन सुसाइड कर लिया। यह सुनते ही रॉबिन्सन पूरा तरह सुन हो गया। उसने बताया कि मार्क काफी समय से मानसिक परेशानी और कर्ज के बोझ में दबा हुआ था। यह सुनकर रॉबिन्सन कुछ पल खामोश रहा। फिर उसने लड़के से पूछा, समुद्र में कभी गए हो? लड़के ने सिर हिलाकर ना कहा। रॉबिन्सन उसे अपने साथ लेकर सीधे समुद्र किनारे पहुंच गया, जहां पूरी टीम समुद्र के किनारे उनका इंतजार कर रहा था। सबमरीन की हालत देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाहर से वह पूरी तरह जंग खा चुकी थी और अंदर की कई मशीनें भी सालों से बंद पड़ी थी। इसलिए पूरी टीम मिलकर उसकी हर मशीन, इंजन, ऑक्सीजन सिस्टम और बाकी जरूरी हिस्सों की अच्छी तरह जांच करती है ताकि सफर के दौरान कोई बड़ी परेशानी न आए। रवाना होने से पहले रॉबिन्सन पूरी टीम को मिशन की जानकारी देता है। वह बताता है कि खजाना मिलने पर 40% हिस्सा इन्वेस्टर की कंपनी को मिलेगा, जबकि बाकी 60% हिस्सा पूरी टीम में बराबर बांटा जाएगा। यह सुनकर डेनियल सवाल उठाता है, लेकिन रॉबिन्सन साफ कहता है कि जब सब अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो हर किसी का हिस्सा भी बराबर होगा। इसके बाद पूरी टीम समुद्र की गहराइयों की ओर रवाना हो जाती है। सबमरीन धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में आगे बढ़ रही होती है। हर क्रू मेंबर अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था, लेकिन डेनियल की कही हुई बात अब सच होती दिख रही थी। मिशन शुरू हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि ब्रिटिश और रशियन क्रू मेंबर्स के बीच पहला झगड़ा शुरू हो जाता है। किचन सेक्शन में एक रशियन क्रू मेंबर और फ्रेजर के बीच किसी छोटी सी बात पर बहस हो जाती है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और माहौल गर्म होने लगता है। इसी वक्त इंजन रूम में भी टोबिन और एक रशियन इंजीनियर के बीच तकरार हो जाती है। दोनों तरफ से आवाज ऊंची होने लगती है। जैसे ही रॉबिन्सन को इस बात की खबर मिलती है, वह तुरंत दोनों जगह पहुंचता है। वह सबको शांत करते हुए कहता है कि अगर यहीं से एक दूसरे के दुश्मन बन गए तो ब्लैक सी तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं होगा। वह सबको याद दिलाता है कि इस सबमरीन में किसी एक इंसान का काम कम या ज्यादा नहीं है। यहाँ हर आदमी की जिम्मेदारी बराबर है। सफर फिर से शुरू हो जाता है। काफी देर तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन जैसे ही सबमरीन रशियन वाटर्स के करीब पहुंचती है, सोनार ऑपरेटर रॉबिन्सन को एक खतरनाक खबर देता है। उसके इंस्ट्रूमेंट्स पर एक रशियन वॉरशिप का सिग्नल दिख रहा था जो सीधा उनकी तरफ बढ़ रही थी। यह सुनते ही रॉबिन्सन बिना देरी किए इंजन बंद करने का ऑर्डर देता है। एक पल में पूरी सबमरीन में सन्नाटा छा जाता है। इंजन की आवाज बंद होते ही हर क्रू मेंबर अपनी जगह बिल्कुल चुप होकर खड़ा हो जाता है। आखिरकार कुछ मिनट बाद सोनार ऑपरेटर बताता है कि वॉरशिप उनकी डायरेक्शन बदल चुकी है और धीरे धीरे दूर जा रही है। यह सुनते ही सब चैन की सांस लेते हैं। रॉबिन्सन फिर भी जल्दबाजी नहीं करता। वह कुछ और देर तक सबमरीन को बिल्कुल साइलेंट मोड में रखता है और जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि खतरा टल गया है, तभी इंजन दोबारा स्टार्ट कर
करने का ऑर्डर देता है। सबमरीन फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वह ब्लैक सी के उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां कहीं न कहीं वह जर्मन सबमरीन छुपी हुई थी। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। क्रू मेंबर्स के बीच चल रही टेंशन फिर से बाहर आ जाती है। इस बार बात एक छोटी सी बेटिंग को लेकर शुरू होती है। रिजल्ट जानने के लिए कुछ क्रू मेंबर्स चोरी छुपे रेडियो ऑन कर देते हैं। जैसे ही रॉबिन्सन यह देखता है, उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत रेडियो छीन लेता है और बिना एक सेकंड सोचे उसे तोड़ देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। रॉबिन्सन गुस्से में कहता है कि एक रेडियो की वजह से पूरा मिशन बर्बाद हो सकता था। अगर रशियन नेवी ने सिग्नल पकड़ लिया होता तो अब तक उनके ऊपर टॉर्पीडो आ चुका होता। फिर वह सबको आखिरी बार वार्निंग देता है। वह कहता है कि जो भी इस मिशन में रहना चाहता है उसे एक टीम की तरह काम करना होगा और अगर किसी को यह मंजूर नहीं है तो वह अभी मिशन छोड़ सकता है। लेकिन रॉबिन्सन की यह बात दोनों ग्रुप्स को और ज्यादा चुभने लगती है। सबमरीन के अंदर पहले से बनी दरार और गहरी हो जाती है। इसी बीच इंजन रूम में टोबिन से एक छोटी सी गलती हो जाती है। ब्लैकी उससे जोर से डांट देता है। फ्रेजर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह टोबिन का साइड लेने लगता है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि फ्रेजर गुस्से में अपना चाकू निकाल लेता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह ब्लैकी पर हमला कर देता है। सबमरीन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सब लोग उन्हें अलग करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी इंजन सेक्शन में डीजल लीक की वजह से एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है। पूरा सबमरीन जोर से हिल उठता है। लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगती हैं। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं और कंट्रोल खोने की वजह से सबमरीन सीधी समुद्र की और भी गहराइयों में गिरने लगती है। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरी सबमरीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। हर तरफ धुआं, अंधेरा और इमरजेंसी अलार्म्स की आवाज गूंजने लगती है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सबमरीन कंट्रोल से बाहर होकर समुद्र की और भी गहराई में जाकर अटक जाती है। लगभग 18 घंटे बाद रॉबिन्सन को होश आता है। जैसे ही वह आंखें खोलता है, उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। वह तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाता है और बाकी क्रू मेंबर्स का हाल देखने लगता है। ब्लास्ट में सबमरीन का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका था। कुछ सिस्टम्स पूरी तरह बंद पड़े थे और कई जगह वायरिंग जल चुकी थी। सबसे बुरी बात यह थी कि ब्लास्ट में 2 क्रू मेंबर्स अपनी जान गंवा चुके थे, जबकि बाकी लोगों को छोटी बड़ी चोटें आई थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। ब्लास्ट के बाद ब्रिटिश और रशियन क्रू पूरी तरह 2 अलग ग्रुप्स में बंट जाते हैं। रशियन क्रू फ्रेजर से नफरत करने लगता है क्योंकि उनके हिसाब से उसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई और ब्लैकी की मौत हुई। दूसरी तरफ ब्रिटिश मेंबर्स भी रशियंस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। ब्रिटिश क्रू सबमरीन में बचा हुआ खाना अपने कब्जे में कर लेता है, जबकि रशियन मेंबर्स पानी और ड्रिंक्स वाले सेक्शन पर कंट्रोल कर लेते हैं। एक ही सबमरीन के अंदर रहकर भी अब दोनों ग्रुप्स दुश्मनों की तरह रह रहे थे। रॉबिन्सन यह सब देखकर समझ जाता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो सोना मिलने से पहले ही सब लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। इसलिए वह रशियन क्रू के लीडर मोरोजोव के पास जाता है। रॉबिन्सन उसे शांत दिमाग से समझाता है कि इस वक्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन एक दूसरा नहीं बल्कि समुंदर है। अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। मोरोजोव भी रॉबिन्सन की बात समझता है। वह अपने लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और फिलहाल मिशन पूरा करने पर ध्यान देने का फैसला करता है। इसी बीच रॉबिन्सन को एक और हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। ब्लास्ट की वजह से सबमरीन बहते बहते लगभग उसी एरिया में आ पहुंची थी जहां जर्मन यू बोट डूबी हुई थी। यानी जिस जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें और सफर करना था, ब्लास्ट ने उन्हें अनजाने में वहीं लाकर छोड़ दिया। अब सिर्फ उस सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी बाकी थी। लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आ जाती है। ब्लास्ट में सबमरीन का सोनार सिस्टम भी खराब हो चुका था। सोनार के बिना इतनी गहराई में किसी सबमरीन को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। तभी रशियन सोनार एक्सपर्ट बाबा एक अलग तरीका बताता है। वह कहता है कि अगर मशीन काम नहीं कर रही तो वह पुराने नेवल मेथड का इस्तेमाल करेगा। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। बाबा सबमरीन की दीवार पर जोर जोर से हथौड़ा मारना शुरू करता है। उस आवाज से पैदा होने वाली वाइब्रेशंस और उनकी वापस आने वाली गूंज को सुनते हुए वह अंदाजा लगाने लगता है कि आसपास कोई बड़ी धातु की चीज है या नहीं। सब लोग बिल्कुल खामोशी से उसके रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बाबा अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह रॉबिन्सन से कहता है कि उनसे कुछ ही दूर एक बहुत बड़ी मेटल ऑन ऑब्जेक्ट मौजूद है। यह सुनकर सबके चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आती है। अब रॉबिन्सन बिना देरी किए अगला ऑर्डर देता है। वह टोबिन, फ्रेजर और पीटर को डाइविंग सूट्स पहनने के लिए कहता है। तीनों अपना इक्विपमेंट चेक करते हैं, ऑक्सीजन लाइन कनेक्ट करते हैं और धीरे धीरे सबमरीन का हैच खोलकर बाहर निकल जाते हैं। समुद्र के अंदर चारों तरफ गहरा अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में तीनों धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं जहां बाबा ने सिग्नल बताया था। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने रेत का एक बहुत बड़ा टीला नजर आता है। फ्रेजर उसके ऊपर चढ़कर आसपास देखता है। उसे कहीं भी कोई सबमरीन नजर नहीं आती। वह रेडियो पर रॉबिन्सन को बताता है कि शायद सिग्नल गलत था। यह सुनकर सबमरीन के अंदर मौजूद सब लोगों की उम्मीद एक बार फिर टूटने लगती है। फ्रेजर की बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी उनका मिशन फेल हो गया। लेकिन टोबिन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह उस रेत के बड़े से टीले को ध्यान से देखने लगता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वह अपने हाथों से धीरे धीरे रेत हटाना शुरू करता है। जैसे ही
थोड़ी सी रेत हटी है उसके सामने लोहे की एक बड़ी सरफेस नजर आती है। टोबिन तुरंत और रेत साफ करता है और अगले ही पल उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रेत के नीचे सच में एक जर्मन यू बोट दबी हुई थी। उसके ऊपर नाजी जर्मनी का निशान भी साफ दिख रहा था। ये देखते ही टोबिन एक्साइटेड होकर रेडियो पर रॉबिन्सन को बताता है कि उन्होंने सबमरीन ढूंढ ली है। कंट्रोल रूम में यह खबर सुनते ही सबके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं। जिस खजाने के लिए उन्होंने अपनी जान दाव पर लगाई थी वह अब उनसे बस कुछ कदम दूर था। अब तीनों डाइवर्स उस जर्मन सबमरीन के हैच तक पहुंचते हैं। काफी सालों तक समुद्र के नीचे दबने के बाद भी हैच पूरी तरह खराब नहीं हुआ था। मिलकर जोर लगाने के बाद वह उसे खोल देते हैं और धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था। हर तरफ पुराने इक्विपमेंट, टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स और जंग लगे कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे थे। टॉर्च की रोशनी में उन्हें जर्मन सोल्जर्स के कंकाल भी दिखाई देते हैं जो इतने सालों से वहीं पड़े हुए थे। एक दीवार पर हिटलर की तस्वीर भी लगी होती है, लेकिन तीनों किसी भी चीज पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते। उनका पूरा ध्यान सिर्फ गोल्ड पर था। वह सबमरीन के अलग अलग कंपार्टमेंट्स चेक करना शुरू करते हैं। कुछ ही देर बाद पीटर की टॉर्च एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। जैसे ही तीनों उसके पास जाते हैं उनके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। उनके सामने सोने की बार्स का बड़ा स्टॉक रखा हुआ था। इतना सोना देखकर कुछ पल के लिए तीनों बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। फिर बिना वक्त गवाए वह एक ट्रॉली निकालते हैं और उसमें गोल्ड बार्स भरना शुरू कर देते हैं। हर गोल्ड बार बहुत भारी था, इसलिए ट्रॉली धीरे धीरे ही भर पा रही थी। जब ट्रॉली भर जाती है तो तीनों मिलकर उसे जर्मन सबमरीन से बाहर खींचने लगते हैं, लेकिन यह काम उनकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल था। समुद्र की नरम जमीन पर ट्रॉली बार बार धंस रही थी। हर कुछ कदम बाद उन्हें रुककर दोबारा पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। काफी मेहनत के बाद वह अपनी सबमरीन के करीब पहुंचने लगते हैं, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। ट्रॉली का एक पहिया फिसल जाता है और वह पास ही मौजूद एक गहरी खाई की तरफ मुड़ जाती है। इससे पहले कि फ्रेजर और टोबिन उसे संभाल पाते, कुछ गोल्ड बार्स सीधे उस खाई में गिर जाते हैं। पीटर तुरंत उन बार्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वह भी उन गोल्ड बार्स के साथ उस गहरी खाई की तरफ खींचने लगता है। फ्रेजर और टोबिन उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र का प्रेशर और उसके सूट का वेट इतना ज्यादा था कि पीटर उनके हाथ से निकल जाता है। कुछ ही पलों में वह अंधेरी खाई के अंदर गायब हो जाता है। दोनों उससे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मजबूरी में फ्रेजर और टोबिन बचे हुए गोल्ड को लेकर अपनी सबमरीन की तरफ लौट आते हैं। जैसे ही हैच बंद होता है सब लोग पीटर के बारे में पूछते हैं। दोनों चुपचाप नीचे देखने लगते हैं। उनकी खामोशी ही सबको सच बता देती है। एक और साथी हमेशा के लिए उनसे बिछड़ चुका था, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब असली मुश्किल इतने भारी गोल्ड के साथ जिंदा वापस लौटने की थी। पीटर की मौत के बाद पूरी सबमरीन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। अब तक उन्होंने गोल्ड तो ढूंढ लिया था, लेकिन उसकी कीमत अपने 3 साथियों की जान से चुका चुके थे। रॉबिन्सन कुछ देर तक चुपचाप गोल्ड बार्स की तरफ देखता रहता है। फिर वह सबको याद दिलाता है कि अभी खुश होने का वक्त नहीं है। असली चैलेंज अब शुरू हुआ था। अब उन्हें इस सबमरीन को इतने भारी गोल्ड के साथ ब्लैक सी से बाहर निकालना था। इसी बीच रॉबिन्सन क्रू मेंबर्स की गिनती करता है। उसे समझ आ जाता है कि सबमरीन को सेफली चलाने के लिए जितने लोग चाहिए थे अब उतने लोग बचे ही नहीं हैं। हर आदमी को पहले से ज्यादा जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। रॉबिन्सन इन्वेस्टर के असिस्टेंट डेनियल से कहता है कि अब उसे भी सिर्फ देखते रहने के बजाय काम करना होगा। डेनियल मजबूरी में हाँ कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद डेनियल रॉबिन्सन को अलग ले जाता है। वह धीरे से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, गोल्ड को यहीं छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचानी चाहिए। रॉबिन्सन तुरंत उसकी बात काट देता है। वह इतनी दूर सिर्फ खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आया था। डेनियल दोबारा समझाने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि सरफेस पर रशियन नेवी का खतरा अलग है और नीचे सबमरीन की हालत अलग। अगर उन्होंने रिस्क लिया तो शायद कोई भी जिंदा बाहर न निकले। रॉबिन्सन उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मिशन को पूरा करना। तभी डेनियल एक ऐसा सच बताता है जो रॉबिन्सन के पैरों तले जमीन खिसका देता है। डेनियल कहता है कि इस मिशन के पीछे जो कहानी बताई गई थी वह पूरी सच नहीं थी। असल में जिस बिजनेसमैन के बारे में बताया गया था उसने इस मिशन में पैसा लगाया ही नहीं था। यह पूरा ऑपरेशन रॉबिन्सन की पुरानी कंपनी ने प्लान किया था। कंपनी ने जॉर्जिया के कुछ लोगों के साथ सीक्रेट डील की थी। प्लान यह था कि रॉबिन्सन और उसकी टीम से गोल्ड बाहर निकलवाया जाए और जैसे ही गोल्ड मिल जाए पूरे क्रू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, ताकि न किसी को पैसे देने पड़े और न ही कोई गवाह बचे। यह सच सुनकर रॉबिन्सन कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस कंपनी के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी वही कंपनी उसकी मौत का प्लान बना चुकी थी। कुछ देर बाद रॉबिन्सन पूरी टीम को कंट्रोल रूम में बुलाता है। वह सबके सामने डेनियल की बताई हुई हर बात सच सच बता देता है। यह सुनते ही क्रू मेंबर्स का गुस्सा डेनियल पर फूट पड़ता है। कई लोग उसके ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबिन्सन बीच में आ जाता है। वह सबको रोक कर कहता है कि अगर इस वक्त वह आपस में लड़ेंगे तो कंपनी का प्लान बिना कुछ किए ही सक्सेसफुल हो जाएगा। सब लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अब रॉबिन्सन एक नया फैसला लेता है। वह कहता है कि वह रशियन रूट से वापस नहीं जाएगा। इसकी जगह वह सबमरीन को तुर्की की तरफ लेकर जाएगा। वहाँ उसका एक पुराना कॉन्टैक्ट है और शायद वही उनके लिए सबसे सेफ ऑप्शन हो। लेकिन यह रास्ता बहुत खतरनाक था। उस रूट में कम गहरा पानी, बड़े बड़े पत्थर और बहुत
तंग जगहें थी। एक छोटी सी गलती भी सबमरीन को हमेशा के लिए समुद्र की तह में दफन कर सकती थी। डैनियल और फ्रेजर दोनों रॉबिन्सन के इस फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन रॉबिन्सन अपना डिसीजन बदलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। उसके लिए अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं था और इसी फैसले के साथ पूरी टीम एक और जानलेवा सफर पर निकल पड़ती है। रॉबिन्सन का नया रूट सुनने के बाद सबमरीन के अंदर का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। सब लोग जानते थे कि तुर्की वाला रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। रॉबिन्सन नेविगेशन टेबल पर रूट चेक करता है और फिर इंजन रूम को धीरे धीरे आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। सबमरीन संभलकर अपनी नई डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। इस सफर के दौरान रॉबिन्सन लगातार डेप्थ मीटर, कंपास एंड सोनार रीडिंग्स चेक करता रहता है। वह किसी भी तरह की गलती का रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ डैनियल बिल्कुल अलग सोच रहा था। उसे यकीन था कि अगर क्रू मेंबर्स की गिनती और कम हो गई तो रॉबिन्सन मजबूरन सबमरीन को सरफेस पर ले आएगा और तब शायद उसकी जान बच सकती है। इसी सोच के साथ डैनियल चुपके से फ्रेजर के पास जाता है। वह उसके दिमाग में जहर घोलना शुरू करता है। डैनियल कहता है कि रॉबिन्सन सिर्फ गोल्ड के बारे में सोच रहा है, क्रू की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर अभी भी कुछ नहीं किया गया तो सब लोग इसी सबमरीन में मर जाएंगे। फ्रेजर पहले उसकी बात इग्नोर करता है, लेकिन डैनियल बार बार उसे भड़काता रहता है। इसी बीच रॉबिन्सन कंट्रोल रूम में रूट सेट करने में लगा होता है और इंजन रूम की जिम्मेदारी फ्रेजर और बाकी लोग संभाल रहे होते हैं। कुछ देर बाद सबमरीन एक ऐसे एरिया में पहुंचती है जहां पानी की गहराई अचानक कम होने लगती है। नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स वार्निंग देने लगते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगती है। आगे बड़े बड़े अंडर वाटर रॉक्स थे और उनके बीच सिर्फ एक बहुत पतला सा रास्ता था। अगर सबमरीन थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो सीधा पत्थरों से टकरा सकती थी। फ्रेजर रॉबिन्सन को रूट बदलने के लिए कहता है। डैनियल भी उसकी बात का सपोर्ट करता है, लेकिन रॉबिन्सन मना कर देता है। उसका मानना था कि अगर वह इसी रास्ते से निकल गए तो रशियन पेट्रोल से बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। फ्रेजर गुस्से में रॉबिन्सन से बहस करने लगता है, लेकिन रॉबिन्सन अपनी पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ तान देता है। वह साफ कह देता है कि इस सबमरीन में कैप्टन का ऑर्डर ही फाइनल होगा। फ्रेजर मजबूरन चुप हो जाता है और वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। सबमरीन धीरे धीरे उन तंग पत्थरों के बीच से गुजरना शुरू करती है। कंट्रोल रूम में बैठे सब लोग अपनी सांसें रोकर इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे होते हैं। हर इंच का मूवमेंट बहुत संभल कर किया जा रहा था, लेकिन इंजन रूम में डैनियल फिर फ्रेजर के पास पहुंच जाता है। वह एक बार फिर उसे भड़काता है और कहता है कि अगर अभी भी रॉबिन्सन को नहीं रोका गया तो सबकी मौत पक्की है। इस बार फ्रेजर का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वह अचानक रशियन इंजीनियर जैतसेव पर हमला कर देता है। हमला इतना अचानक होता है कि जैतसेव खुद को बचा ही नहीं पाता। इंजन रूम में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इसी हंगामे के बीच इंजन का कंट्रोल बिगड़ जाता है और उसी पल सबमरीन का बैलेंस हिल जाता है। कंट्रोल रूम में रॉबिन्सन को महसूस होता है कि स्टीयरिंग उसके कमांड का सही जवाब नहीं दे रही। वह तुरंत इंजन रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धड़ाम। सबमरीन पूरी ताकत के साथ सामने मौजूद पत्थर से टकरा जाती है। टकराते ही पूरी सबमरीन जोर से कांप उठती है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। कई लोग जमीन पर गिर जाते हैं। टकराव की वजह से एक सेक्शन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। सबमरीन का हल फटने लगता है और कुछ ही पलों में समुद्र का पानी तेज रफ्तार से अंदर घुसना शुरू कर देता है। सबमरीन के पत्थरों से टकराते ही हर तरफ इमरजेंसी अलार्म बजने लगे हैं। तेज झटके की वजह से कई क्रू मेंबर्स जमीन पर गिर जाते हैं और कंट्रोल रूम की लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगती हैं। अगले ही पल हल में बनी दरारों से समुद्र का पानी अंदर घुसना शुरू कर देता है। रॉबिन्सन तुरंत सबको अपनी अपनी पोजीशन संभालने का ऑर्डर देता है। कोई इमरजेंसी वाल्व्स बंद करने भागता है तो कोई लीक वाली जगह को टेम्पररी सील करने की कोशिश करता है। सब लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन पानी का प्रेशर हर सेकंड बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ टोबिन उसी झटके में किसी चीज से टकराकर बेहोश हो जाता है। रॉबिन्सन तुरंत उसके पास पहुंचता है। मोरोजोव भी उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर टोबिन को खींचते हुए कंट्रोल रूम तक ले आते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबमरीन की हालत हर पल और खराब होती जा रही थी। इंजन रूम में पानी घुटनों से ऊपर पहुंच चुका था। वहां फंसे क्रू मेंबर्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त डैनियल एक ऐसा फैसला लेता है जिससे सब हैरान रह जाते। अपनी जान बचाने के लिए वह इंजन रूम का वाटर टाइट गेट बंद कर देता है। गेट बंद होते ही उसके उस पार मौजूद लोग पानी के साथ अंदर ही फंस जाते हैं। डैनियल बिना पीछे देखे कंट्रोल रूम की तरफ भाग जाता है। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी, लेकिन समुद्र का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ ही देर बाद वह भारी गेट भी टूट जाता है। पानी का तेज बहाव फिर से सबमरीन के दूसरे हिस्सों में घुसने लगता है। डैनियल घबराकर अगला गेट बंद करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह गेट खींचता है, उसकी बेल्ट गेट के बीच में फंस जाती है। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बेल्ट और मजबूती से अटक जाती है। डैनियल जोर जोर से मोरोजोव को आवाज लगाता है और उससे मदद मांगता है। मोरोजोव उसकी तरफ देखता है। उसे याद आ जाता है कि डैनियल की वजह से कितने लोग मर चुके हैं और उसने अपनी जान बचाने के लिए इंजन रूम में सबको छोड़ दिया था। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर मोरोजोव बिना कुछ कहे कंट्रोल रूम का गेट बंद कर देता है। डैनियल उसी जगह फंसा रह जाता है। थोड़ी ही देर में तेज पानी का बहाव उसे अपने साथ खींच लेता है और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इधर रॉबिन्सन लगातार टोबिन को होश में लाने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार टोबिन धीरे धीरे आंखें खोल देता है। अब कंट्रोल रूम में सिर्फ रॉबिन्सन, मोरोजोव और टोबिन ही जिंदा बचे थे। तीनों समझ चुके थे कि सबमरीन को बचाना अब मुमकिन नहीं है। इसी वक्त
रॉबिन्सन को अचानक वह 3 लाइफ जैकेट्स याद आती हैं, जो उसने मिशन की शुरुआत में सबसे छुपा कर रखी थी। वह तुरंत इमरजेंसी कंपार्टमेंट खोलता है और जैकेट्स बाहर निकालता है। लाइफ जैकेट्स देखते ही टोबिन और मोरोजोव दोनों हैरान रह जाते हैं। मोरोजोव कुछ पल के लिए गुस्से में रॉबिन्सन की तरफ देखता है। उसे लगता है कि अगर ये जैकेट्स पहले मिल जाती तो शायद कुछ और लोग बच सकते थे, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि रॉबिन्सन ने यह सब किसी स्वार्थ में नहीं बल्कि क्रू के बीच पहले ही दिन खून खराबा रोकने के लिए छुपाया था। अब बहस का कोई मतलब नहीं था। रॉबिन्सन दोनों को एक एक लाइफ जैकेट पहना देता है। तब टोबिन एक जरूरी सवाल पूछता है। वह कहता है कि अगर वह एस्केप पॉड में बैठ भी गए तो पॉड को रिलीज कौन करेगा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए किसी को कंट्रोल रूम में रहकर लीवर खींचना ही पड़ेगा। रॉबिन्सन कुछ पल चुप रहता है, फिर वह कहता है कि एस्केप पॉड के अंदर भी एक इमरजेंसी रिलीज सिस्टम है, बस तुम दोनों अंदर बैठो, मैं तुम्हारे तुरंत बाद आ जाऊंगा। टोबिन और मोरोजोव को रॉबिन्सन की बात पर भरोसा हो जाता है। दोनों एस्केप पॉड के अंदर चले जाते हैं। वह धीरे से एस्केप पॉड का हैच बंद करता है, फिर कंट्रोल पैनल के पास जाकर रिलीज लीवर पकड़ लेता है। एक गहरी सांस लेने के बाद रॉबिन्सन लीवर खींच देता है। अगले ही पल एस्केप पॉड सबमरीन से अलग होकर बहुत तेजी से समुद्र की सतह की तरफ बढ़ने लगता है। अंदर बैठे टोबिन और मोरोजोव को लगता है कि कुछ ही देर में रॉबिन्सन भी दूसरे पॉड या इमरजेंसी सिस्टम से उनके पीछे आ जाएगा। कुछ देर बाद पानी के अंदर से एक लाइफ जैकेट ऊपर तैरती हुई नजर आती है। दोनों खुशी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि रॉबिन्सन बच गया, लेकिन जैसे ही वह उस जैकेट को पकड़ते हैं उनकी खुशी एक पल में खत्म हो जाती है। उस लाइफ जैकेट के अंदर रॉबिन्सन नहीं था, उसके अंदर गोल्ड बार्स भरे हुए थे। रॉबिन्सन ने मरने से पहले जितना हो सका उतना सोना लाइफ जैकेट में भर दिया था, ताकि टोबिन और मोरोजोव खाली हाथ न लौटे। ये देखकर दोनों की आंखें भर आती हैं और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ब्लैक सी की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।